गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का BNSS की इस सीरीज में। ये जो BNS की सीरीज है अपनी डेली इवनिंग में 7 बजे आती है। इससे पहले अगर आपने BNSS की सीरीज नहीं देखी तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। BNS कंप्लीट सेक्शन 1 से लेके 358 कंप्लीट यूट्यूब पे अवेलेबल है। एमडी लो क्लासेस के चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है। उसके अलावा BNS की MCQs भी सीरीज चल रही है जिसमें हमारी 13 लेक्चर हो चुका है। ओनली यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप है, सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज की मेंबरशिप है, जिसमें अपने 1000 प्लस MCQs BNS के करने वाले हैं। 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, पर लेक्चर 30 क्वेश्चन हम करते हैं। तो फटाफट एमडी लो क्लासेस की इस मेंबरशिप को ज्वाइन करो और BNS के MCQs को सॉल्व करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 7। देखो, इससे पहले जो अपनों ने चैप्टर 6 पढ़ा था, उस चैप्टर 6 में हमने क्या किया था? पर्सन्स को कोर्ट में बुलाया था। अब वहां हमने लोगों को बुलाया, सम्मन जारी किया, वारंट निकाला। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनको प्रोड्यूस करवाना है, उनको पेश करवाना है। तो 6 में हमने लोगों को बुलाया, 7 में हमने डॉक्यूमेंट्स को बुलाया। चैप्टर 7 कहता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब अब हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स को और चीजों को बुलाना है। इस चैप्टर को भी हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला सम्मन्स टू प्रोड्यूस, सम्मन के लिए सम्मन पेश करना है, सम्मन पे बुलाना है। सेकंड कहता है सर्च वारंट, वारंट निकालेंगे। थर्ड कहता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, और फोर्थ कहता है मिसलेनियस। तो ये भी पार्ट जो है हमारे चैप्टर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 94। 94 कहता है सम्मन्स टू प्रोड्यूस। अब हम सम्मन किस लिए निकाल रहे हैं? प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए और अदर थिंग्स को पेश करने के लिए। कि अब हमें क्या चाहिए? कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए क्या कर रहे हैं? सम्मन जारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्री का और मेंस का दोनों का क्वेश्चन है कि जब भी कोई कोर्ट या पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी यह मानता है कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों सहित जिसमें डिजिटल साक्ष्य या अन्य चीज शामिल होने की संभावना है, का उत्पादन आवश्यक या वांछनीय है। जब कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट में चाहिए, तो ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष इस संहिता के तहत किसी भी जांच, अन्वेषण, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के लिए ऐसा सम्मन जारी कर सकता है। तब हमें उस डॉक्यूमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? अगर डॉक्यूमेंट की जांच, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या अदर प्रोसीडिंग करना है तो कोर्ट उसके लिए सम्मन जारी कर सकता है। या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश द्वारा रिटन में एक ऑर्डर निकालेगा, या तो भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उस व्यक्ति की आवश्यकता कर सकता है जिसके ऐसे डॉक्यूमेंट या चीज पर कब्जा या शक्ति होना जानता है। कि उस व्यक्ति को ये सम्मन जारी करेगा, कोर्ट उसको बताएगा कि तेरे पास या तेरे कब्जे में जो डॉक्यूमेंट है तू उसे लेकर कोर्ट में आ। या सिर्फ कोर्ट ये भी बोल सकता है कि तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को भेज दे। सॉरी, सम्मन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होना और उसे प्रस्तुत करना या उसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो फिर जब कोर्ट आपको कहता है कि अगर किसी कोर्ट को या पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को ये लगता है कि जांच के लिए, अन्वेषण के लिए, परीक्षण के लिए, अन्य कार्यवाही के लिए किसी दस्तावेज की कोर्ट में जरूरत है, तो वो न्यायालय या अधिकारी रिटन में एक सम्मन निकालेगा और उसे बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट तेरे कब्जे में है तू उसे मेरे पास या कोर्ट के पास लेके आ। कि whenever any court or any officer in the charge of a police station considers that the production of any document, किसी दस्तावेज को पेश करना है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or for the purpose of any investigation। पर्पस क्या है? हम क्यों मंगवा रहे हैं? या तो कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, इंक्वायरी के लिए चाहिए, ट्रायल के लिए चाहिए, या किसी अदर प्रोसीडिंग के लिए चाहिए। इस संहिता में बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर
सच कोर्ट में इशू अ सम्मन, देन कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट और ऑफिसर क्या करेंगे, एक सम्मन इशू करेंगे और ऑफिसर में बाय रिटन ऑर्डर, देखो कोर्ट तो सम्मन निकालेगा, ऑफिसर क्या करेगा, रिटन में ऑर्डर निकालेगा ईदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो कोर्ट के या ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि या तो वो फिजिकल जाके सम्मन दिखा दे या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सम्मन या ऑर्डर निकाले। रिक्वायर द पर्सन इन हुज पोजेशन, जिसके कब्जे में और पावर सच डॉक्यूमेंट, उसके पास उस डॉक्यूमेंट की पावर है, और थिंग इज बिलीव टू बी to attend and produce it or to produce it at the time and place stated the summon or order। तो उस टाइम पे उस जगह पे जो सम्मन या उस ऑर्डर में निकाला बताया गया है, उस टाइम पे उस जगह पे आप वो चीज लेकर आ जाओ। अब कोर्ट क्या निकाल रहा है, सम्मन निकाल रहा है, और पुलिस ऑफिसर क्या निकाल रहा है, रिटन में ऑर्डर निकाल रहा है। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए बता रहे हैं। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि ये सबसेक्शन 2 इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल एक डॉक्यूमेंट या अन्य चीज का उत्पादन पेश करने की आवश्यकता होती है यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय जिस पर्सन के पास जो डॉक्यूमेंट है उसे आने के बजाय ओनली डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए या दस्तावेज या चीज का उत्पादन कराता है तो उसे मांग का अनुपालन करने वाला माना जाएगा। कि कोर्ट ने ये कहा कि इस केस या इस प्रोसीडिंग में हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस व्यक्ति को जिसको हमने सम्मन जारी किया था कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में लानी है, अगर वो व्यक्ति सिर्फ डॉक्यूमेंट कोर्ट में ले आता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस सेक्शन के जो भी रूल्स थे उसने फॉलो कर लिए। जरूरी नहीं है कि वो खुद पर्सन फिजिकली आए, अगर डॉक्यूमेंट भेज देता है तो इस सेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल माना जाएगा। कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or other thing shall deemed to have complied with the requisition if causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। तो ये समझा जाएगा कि वो व्यक्ति नहीं आया लेकिन दस्तावेज भेज दिया तो इस सेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल माना जाएगा। अब सबसेक्शन 3 कहते हैं अपवाद, हेडिंग लगा सकते हो अपवाद या एक्सेप्शन। ये हमें बताता है कि ये जो सेक्शन है किन पर अप्लाई नहीं होता है। अब देखो इस सेक्शन की कोई भी बात जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 129 और 130 पर इफेक्ट नहीं डालती, पहली चीज। दूसरी जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है उस पर इफेक्ट नहीं डालती, और तीसरी चीज किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, अन्य दस्तावेज या डाक प्राधिकरण की हिरासत में किसी पार्सल या चीज पर आवेदन करने वाली है तो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि ये जो सेक्शन 94 आप पढ़ रहे हो ये कहां पर अपना इफेक्ट नहीं डालती, तीनों चीजें। कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect any section 129 and 130 of the BSA 2023 और Bankers Book Evidence Act 1891। तीसरी चीज to apply to a letter, postcard, other documents, any parcel or thing in the custody of the postal authority। तो यहाँ पर इन तीनों के ऊपर आप देखो बेयर एक्ट में सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको 3 पॉइंट भी बना सकते हो। एक थर्ड पॉइंट पहले इसको बी बना दो, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, और इसको आप सी पॉइंट भी बना सकते हो। तो ये सब सेक्शन 3 कहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 94 में 3 चीजें हम पढ़ते हैं। सेक्शन 94 कहते हैं दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मन, कि जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है और अगर कोर्ट को लगता है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो कोर्ट उसके लिए सम्मन निकालेगा और पुलिस ऑफिसर क्या निकालेगा, उसके लिए रिटर्न में ऑर्डर निकालेगा। सब सेक्शन 2 कहते हैं पर्सन को फिजिकली आना जरूरी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज दे, इस सेक्शन की शर्तें पूरी हो जाएंगी। और सब सेक्शन 3 ये सेक्शन कहां पर अपना इफेक्ट नहीं डालता है। मेंस का क्वेश्चन भी बनते हैं, प्री के क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। देन बात करते हैं सेक्शन 95, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोसीजर एज टू लेटर्स, पत्रों के बारे में प्रक्रिया। अब देखो ये जो लेटर्स होते हैं, पत्र होते हैं, इसके बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन इसको पेश करने के लिए ऑर्डर या सम्मन निकालेगा। ध्यान से सुनना। सबसेक्शन 1 कहते हैं यदि डाक प्राधिकारी की कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट, कोई पार्सल,
कोई वस्तु, अगर किसी पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है या कोई वस्तु है, तो डीएम जिला मजिस्ट्रेट, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, चार जने क्या कर रहे हैं, डीएम, सीजेएम, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की राय में किसी जांच, अन्वेषण या परीक्षण के उद्देश्य से जरूरी है कि इस संहिता के तहत अन्य कार्यवाही के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय को डाक प्राधिकारी से दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा मजिस्ट्रेट या कोर्ट डायरेक्शन दे। कि अगर कोर्ट को, डीएम को, सीजीएम को, हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को ये लगता है कि डाक अथॉरिटी के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है, कोई वस्तु है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एक ऑर्डर निकालेंगे कि आपके अथॉरिटी के पास जो भी ये डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई अदर वस्तु है, तो आप उसे कोर्ट में पेश कीजिए, या कोर्ट जो भी डायरेक्शन दे अदर पर्सन के लिए, तो आप उस तक ये डॉक्यूमेंट पहुंचा दीजिए। लेकिन सेक्शन 95 सबसेक्शन 1 में ऑर्डर कौन दे रहा है, ये चारों जने, लिख लो, डीएम, सीजीएम, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, चार जने यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। देन इंग्लिश में, if any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate, court of session and high court wanted, चाहते हैं, for the purpose of any investigation, की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए और ट्रायल के लिए या अदर प्रोसीडिंग के लिए, अंडर दिस संहिता such magistrate or court may require the postal authority to deliver the document, parcel or other thing to such person as the magistrate or court direct। या तो आप उस पर्सन को दे दो जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट बताते हैं, या आप हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो। किसको कह रहे हैं, पोस्टल अथॉरिटी को कह रहे हैं। सेकंड में देखो, सेकंड में कौन कौन कह रहे हैं, यदि ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज किसी अदर मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, देखो पहले वाले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कह रहे थे और सेकंड वाले में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी पोस्टल अथॉरिटी को कह सकता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कह सकता है, या किसी पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर भी कह सकते हैं, या जिला पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट की राय में। चार जनों की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर या जिला पुलिस अधीक्षक। अगर इन चारों की राय में किसी उद्देश्य के लिए जरूरी है तो वह डाक प्राधिकारी की आवश्यकता कर सकता है कि सबसेक्शन 1 के तहत डीएम, सीजेएम या कोर्ट के आदेश के तहत ऐसे दस्तावेज, पार्सल या चीज की खोज करना और हिरासत में लेना। तो अगर सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर दिया है, सबसेक्शन 2 में ये चारों में से कोई भी वो क्या करेंगे, जो भी डाक पोस्टल अथॉरिटी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स या लेटर हैं, तो इन चारों में से कोई भी उसे अपने कब्जे में या कस्टडी में ले लेंगे। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और एनी कमिश्नर ऑफ अ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, कि वो तलाशी करें और क्या करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लेंगे, और थिंग्स पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीजेएम और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1, और जो भी बाकी सबसेक्शन 1 में जिस भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, पोस्टल अथॉरिटी के पास जाएंगे और उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। तो दोनों में हमारे सबसेक्शंस में प्री के 2 क्वेश्चंस बनते हैं। देन बात करते हैं सेक्शन 96। 96 कहते हैं when search warrant may be issued, very 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 important, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन बन रहा है कि when search warrant may be issued, अब सर्च वारंट या तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। मेंस का भी क्वेश्चन बन रहा है, प्री के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो ये कहता है जहां किसी भी न्यायालय के पास यह रीजन टू बिलीव है कि जिस व्यक्ति को धारा 94 के तहत एक सम्मन आदेश या 95 के सबसेक्शन 1 के तहत एक मांग भेजी गई है। देखो सर 94 हमने पढ़ा दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन, 95 में हमने पढ़ा कि कोर्ट
डीएम सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, सीजेएम, डीएम सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, पोस्टल अथॉरिटी को कह रहे हैं कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट या ये लेटर भेजो। 94 और 95 के तहत जब उससे कोई मांग भेजी गई है या संबोधित की गई है, वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा या ऐसी चीज जो ऐसे व्यक्ति द्वारा या मांग द्वारा अपेक्षित हो, या ऐसा दस्तावेज या चीज न्यायालय को किसी व्यक्ति के कब्जे में होने की जानकारी नहीं है, या थर्ड पॉइंट कहता है कि न्यायालय मानता है कि इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्यों को सामान्य तलाशी वारंट या निरीक्षण द्वारा पूरा किया जाएगा। क्या करेगा, एक तलाशी वारंट जारी कर सकता है कि जब कोर्ट को लगता है कि जब 94 या 95 में कोई ऑर्डर या संबंध दिया है तब वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स को पेश नहीं करेगा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक सर्च वारंट जारी कर सकता है। और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट डायरेक्ट किया गया है, जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट दिया है कि तू जाके वहां पे तलाशी लेके आ, वह उसके अनुसार और इसमें शामिल प्रावधानों के अनुसार तलाशी या निरीक्षण जारी कर सकता है। तो फिर वो ऑफिसर क्या करेगा, जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग तलाशी जारी करेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि कोर्ट यदि उचित समझे वारंट में उस विशेष स्थान या उसके भाग को निर्दिष्ट कर सकता है जिस तक केवल तलाशी या निरीक्षण का विस्तार होगा, कि कोर्ट सिर्फ ये भी बता सकता है कि आपको पूरी जगह की तलाशी लेने के बजाय जहां पे हमें डाउट है सिर्फ आप उस जगह पे या उसके किसी पार्ट में भी तलाशी ले सकते हो, कोर्ट अपनी इस चीज में ये बता सकता है। और जिस व्यक्ति पर ऐसे वारंट के एग्जीक्यूशन का आरोप लगाया गया है वह केवल निर्दिष्ट स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण करेगा, तो फिर वहां पर वो सिर्फ उतनी ही जगह की तलाशी करेगा कि द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट specify in the warrant the particular place or part thereof the which only the search or inspection shall be extend and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part of specified। तो जैसा कोर्ट बताए उस जगह पे सिर्फ आप वारंट जारी कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो। देन सबसेक्शन 3, इस धारा में निहित कोई भी बात डीएम सीजेएम के अलावा किसी भी मैजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की हिरासत में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज खोज के लिए वारंट देने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। कि इस सेक्शन में जो पोस्टल अथॉरिटी के लिए ये जो वारंट निकाला जा रहा है, तलाशी वारंट निकाला जा रहा है, कौन निकालेगा, सिर्फ जिला मैजिस्ट्रेट, डीएम या सीजीएम, इन दोनों के अलावा कोई भी अदर नहीं निकालेगा। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज एनी मैजिस्ट्रेट other than a district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant, वारंट दे सकते हैं to search for a document, उस डॉक्यूमेंट की तलाशी के लिए, पार्सल और अदर थिंग के लिए in the custody of the postal authority, जो पोस्टल अथॉरिटी के पास है, सिर्फ डीएम और सीजीएम में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, तलाशी वारंट दे सकते हैं। तो यहां से लिखो प्री का क्वेश्चन सब सेक्शन 3 से आता है। देन बात करते हैं सेक्शन 97। 97 कहता है सर्च ऑफ प्लेस, ऐसी जगह पे हम तलाशी ले रहे हैं जो सस्पेक्टेड है, संदेह है कि वहां पर कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी हो सकती है, कूटरचित दस्तावेज हो सकते हैं या इत्यादि हो सकते हैं। अब हम ऐसी जगह की तलाशी लेने के लिए कह रहे हैं जहां पे स्टॉलन, चुराई हुई प्रॉपर्टी हो सकती है, कूटरचित दस्तावेज हो सकते हैं। यहां से भी हमारे प्री के क्वेश्चंस प्लस मेंस का क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखो, यदि किसी डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है और ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझे विश्वास करने का कारण है कि किसी स्थान का उपयोग चोरी की संपत्ति के लिए, उसको जमा करने, उसको बेचने के लिए किया जाता है, या आपत्तिजनक वस्तुओं को जमा करने, बेचने, उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिस पर यह सेक्शन लागू होती है, तब ऐसी किसी भी आपत्तिजनक वस्तु को किसी भी स्थान पर जमा किया जाता है तो वह वारंट द्वारा कांस्टेबल की रैंक से ऊपर के पुलिस ऑफिसर को अधिकृत कर सकता है। कि जब डीएम को, एसडीएम को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि ऐसी जगह है जहां पर चुराई हुई संपत्ति है,
ऐसी जगह है जहां पर कूट रचित दस्तावेज है, ऐसी जगह है जहां पर आपत्तिजनक वस्तुएं हैं। तो ये डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसको कहेंगे? पुलिस कांस्टेबल की रैंक से ऊपर के पुलिस ऑफिसर को कहेंगे। क्या कहेंगे? आगे देखो कि वे ऐसी सहायता के साथ जो आवश्यक हो ऐसे स्थान में एंटर करें। उस जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का पुलिस ऑफिसर है उसको क्या कहेंगे? तू जा ऐसी जगह पे एंट्री ले, वारंट में निर्दिष्ट तरीके से उसकी तलाशी ले, एंट्री ले पहले वहां पे, देन उसकी तलाशी ले। किसी भी संपत्ति या उनमें से मिली वस्तु को अपने कब्जे में ले ले जिस पर उसे उचित रूप से चोरी की संपत्ति, आपत्तिजनक वस्तु होने का संदेह है जिस पर यह धारा लागू होती है। या उसे कहेंगे कि ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना, जब तक अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जाता तब तक मौके पर उसकी रक्षा करना या अन्यथा इसे सुरक्षा के तहत निपटाना। या क्या कहेंगे? ऐसे स्थान पर पाए जाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेना, कि जब कभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, डीएम को, एसडीएम को ये पता चलता है कि ऐसी जगह है जहां पर स्टॉलन प्रॉपर्टी है, तो पुलिस कांस्टेबल की रैंक से ऊपर के व्यक्ति को कहेंगे कि तू जा वहां पर उस जगह पे एंट्री ले, तलाशी कर, कोई चीज मिलती है तो उसे अपनी हिरासत में ले, उसे कब्जे में ले और उसे फटाफट जाके मजिस्ट्रेट के सामने ले जा। या जब तक वो व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति है जिस पर ये ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति को जो वहां पे अवेलेबल है उसको अपनी हिरासत में ले या मजिस्ट्रेट के सामने ले जा। जो किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के जमा को, बिक्री को या उत्पादन के बारे में जानता है या जानता हो, जिसके पास यह संदेह करने का उचित रीजन है कि वह चोरी की संपत्ति है जैसा भी है या आपत्तिजनक लेख जिस पर यह धारा लागू होती है, तो वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर के ऑफिसर को क्या करेंगे? ये ऑर्डर देंगे। इंग्लिश में रीड करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सेक्शन है, मेंस का भी क्वेश्चन बनते हैं, देन प्री के भी क्वेश्चंस बनते हैं। कि इफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अपॉन इंफॉर्मेशन एंड सच इंक्वायरी as he thinks necessary, has reason to believe that any place is used for the deposit or sale, किस चीज के लिए जगह फेमस है? स्टॉलन प्रॉपर्टी के लिए। या डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन any objectionable articles to which this section applies, that such any objectionable article is deposited in any place, ही में वारंट, वो वारंट ऑथराइज करेंगे एनी पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए। ये तीन जो वारंट निकाल रहे हैं किसको देंगे? कांस्टेबल की रैंक से ऊपर वाले किसी भी पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं, कांस्टेबल की रैंक से नीचे वाले को नहीं दे सकते। तो ये वारंट देंगे तो ये कांस्टेबल से ऊपर वाला ऑफिसर क्या कहेगा? कि उसको कहेंगे कि तू एंटर हो जा, with such assistant as may be required such place, उस जगह पे जाके एंट्री ले, to search, तलाशी ले, in the specified in this warrant, जैसा वारंट में बताया है, to take possession, possession में ले any property जिसके बारे में तुझे लगता है कि वो suspected है, stolen property है, objectionable article है, तो उसे अपने कब्जे में जाके ले सकता है। to convey such property और article before a magistrate, उस आर्टिकल्स को या उस प्रॉपर्टी को तुम मैजिस्ट्रेट के सामने जाके रख। टू कार्ड द सेम ऑन द स्पॉट until the offender is taken before a magistrate, otherwise to dispose of the same place of safety। और क्या कर? टू टेक इनटू अ कस्टडी, तू कस्टडी में ले एंड कैरी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, वहां पर तुझे जो भी व्यक्ति मिलते हैं तू उनको अपनी कस्टडी में ले और उसे जाके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर। Who appears to have been privy to deposit, sale or production of such property or article, knowing or having reasonable cause to suspect it to be stolen property, or as the case may be objectionable article to which this section applies। तो जहां पर ये सेक्शन जो अप्लाई होता है ऑब्जेक्शनेबल क्लेम पे, उस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो सबसेक्शन 1 ने तो कहा कि वारंट निकाल दिया, सबसेक्शन 2 हमें ये क्लियर करता है कि ये जो आप ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स बात कर रहे हो, आपत्तिजनक वस्तु बोल रहे हो, ये आपत्तिजनक वस्तुएं कौन सी है? तो जिन आपत्तिजनक लेखों पर ये धारा लागू होती है कौन कौन सी है? प्री का क्वेश्चन है या छोटा सा 2 नंबर का मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स कौन कौन सी होती है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, एज इट इज बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखनी। पहला, नकली सिक्का,
दूसरा, सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत कोई धातु के टुकड़े, पहली नकली सिक्का, दूसरा सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत कोई धातु के टुकड़े, तीसरा नकली मुद्रा नोट, चौथा जाली दस्तावेज, पांचवा झूठी मोहर, और बीएनएस की धारा 294 में कोई ऑब्सीन चीजें हैं, अश्लील चीजें हैं, या ए से एफ में उल्लेखित किसी भी वस्तु के उत्पादन के उपयोग की जाने वाली उपकरण या सामग्री की ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स क्या क्या होती है। नकली सिक्के होते हैं, सिक्का निर्माण में जो भी धातु बनाई जाती है, नकली चीजें, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, जाली दस्तावेज बनाना, नकली मुद्रा, नकली नोट बनाना, अश्लील वस्तुएं होना, या इनमें से किसी भी चीज को बनाने की जो सामग्री है उसको वहां पे तू जब्त कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं क्या, तो ये ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स मानी जाती है। द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर काउंटरफिटिंग कॉइन, पीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द काइनिंग एक्ट 2011, एंड सी कहते हैं काउंटरफिट करेंसी, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल जो कि ए से लेके एफ तक को बनाने के लिए जरूरी है, उन चीजों को तू क्या कर, अब वो सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स मानी जाती है। तो ये हमने सेक्शन 94 से लेकर स्टार्ट किया और 98 तक पढ़ा। इसके बाद हम बाकी चीजें 99, 100 सेक्शंस आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे सेक्शंस है, प्री के लिए भी काम आते हैं, मेंस के लिए भी काम आते हैं। जैसे जैसे मैं शॉर्ट में चीजें समझा रही हूँ वैसे वैसे साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया 59 रुपीज की है। टोटल हम 400 प्लस क्वेश्चन वहां पे कर चुके हैं। तो आपने सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करो। और आप एमडीलो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, एलएलबी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।